स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल 1963 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के हज़ारा डिवीज़न के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आती है, बहुत ही नामी डिस्ट्रिक्ट है मंशेरा। इस मंशेरा डिस्ट्रिक्ट के ढोडियाल में एक लॉयर रहते थे जिनका नाम था अकरम खान सवाती। एक बहुत ही रूरल जीवन जीने वाले, गांव में रहने वाले लॉयर। इनके घर पे इसी साल जन्म हुआ इनके लड़के का, जिसका नाम रखा गया असलम खान, मोहम्मद असलम खान। अब ये जो लड़का था, बचपन से ही देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और बहुत ही बहादुर उसको एक तरह से देखा जाता था। उसका बिहेवियर बचपन से ही उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगी थी। प्राइमरी एजुकेशन जो थी उसने ढोडियाल से ही अपनी कंप्लीट की और इसके बाद अपनी फैमिली के साथ ये पूरा परिवार जो था यहाँ से शिफ्ट हो जाता है कराची। कराची आए फर्दर स्टडीज़ के लिए। यहीं से कराची यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब ये जो समय पूरा चल रहा था, जो मिड 70s और ऑलमोस्ट अर्ली 80s का दौर बताया जाता है, ये वो दौर था जब कराची के अंदर एक जगह थी लियारी टाउन जिसको कहते हैं। लियारी में हर जगह गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। गैंगस्टर्स हर कोने पर खड़े मिल जाते थे और गैंगस्टर्स भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही खतरनाक खूंखार गैंगस्टर्स जिनके पास में ग्रेनेड हुआ करते थे उस समय पर, रॉकेट लॉन्चर्स से हमले किया करते थे, मशीन गन्स हुआ करती थी। तो ये वो दौर था 1970s, लेट 1970s का, जब लियारी में ब्लडशेड था सड़कों पर। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, उन्होंने लियारी को अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे अलग अलग गैंग जो थे वो PPP के सपोर्ट के लिए एक दूसरे से जंग करते थे, MQM के सपोर्ट के लिए जंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। खैर, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की असलम खान ने, और इसके बाद 1984 आता है जब असलम खान, जिनको अब तक चौधरी असलम का खिताब नहीं मिला था, उनको बाद में चौधरी असलम कहने लगे थे लोग। तो चौधरी असलम जो थे करीबन 21 साल की उम्र थी 1984 में, जब सिंध पुलिस को ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। एंट्री लेवल पोजीशन थी। इस समय पर जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी, मेनली उनको ग्राउंड पे काम करना था। ग्राउंड पे ही काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था उस समय। सिंध में बताया जाता है उस समय के क्राइम इतना ज़्यादा था, अनरेस्ट इतना ज़्यादा था कि जो भी ऑफिसर यहाँ काम करते थे उनको डर हर समय अपनी जान का, अपनी मौत का बना रहता था। तो यही वो समय था। शुरुआती दौर में जब ASI रहे चौधरी असलम, तो उनकी कराची में कई अलग अलग पुलिस स्टेशन रहे जहाँ पे पोस्टिंग हुई। बताया जाता है शुरुआत में 1991 में SHO बनाया जाता है उनको कालाकोट का। अब ये जो कालाकोट जगह थी कराची के अंदर, ये वो इलाका था जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉयलेंट इलाकों में इसको गिना जाता था, जिनमें ड्रग डीलर्स भी होते थे, मर्डरर्स भी होते थे और किडनैपर्स भी। और किडनैपिंग का सिलसिला बहुत लंबा चला है यहाँ पे कालाकोट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें लगातार धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाए चौधरी असलम। 3 साल तक यहाँ पोस्टिंग में रहे और यहाँ उनका जो काम किया था उन्होंने, उसके बाद इसी काम को देखते हुए उन्हें एक और इसी तरह की खतरनाक जगह SHO बना के भेजा जाता है। अब उनको SHO बनाया गया गुलबहार का। गुलबहार ये जो एरिया था वो पूरी तरह से लियारी टाउन के अंदर ही आता था, लियारी के अंदर आता था। और ये ऐसी जगह थी गुलबहार जहाँ पे पुलिस वाले जाने से डरते थे, मना कर देते थे वहाँ पे पोस्टिंग से, क्योंकि कई दफ़ा यहाँ के गैंगस्टर्स ने पुलिस वालों का ही कत्ल कर दिया था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। ये सब लगातार चौधरी असलम के पुलिस करियर में चलता रहा, लेकिन उनका राइज जो था सडनली वो आया मिड ऑफ 1990s से। साल 1994 से 1998 के बीच में जब ऑपरेशन क्लीन अप की शुरुआत होती है कराची के अंदर। दरअसल हुआ क्या कि इस समय तक कराची में पॉलिटिकल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था और ख़ासकर बताया जाता है कि सिंध पुलिस के लिए ये जो साल रहे ये सबसे ज़्यादा डार्केस्ट टाइम था। क्यों? क्योंकि उस समय MQM के, एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, उसके जो वर्कर्स थे पूरे कराची में पुलिस ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया करते थे। किडनैप करने के बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर करने के बाद, मारने के बाद उनके जो बॉडीज़ थे उनको बोरियों में भरकर कराची में अलग अलग जगह बॉडीज़ मिला करती थी पुलिस वालों की। तो इससे पुलिस के अंदर एक बहुत ज़्यादा डर का माहौल आ गया था। खैर, गुलबहार पुलिस स्टेशन ये जो था, यहाँ पे इस समय SHO चौधरी असलम रहे और इसी समय पर ये सारा एक डार्क टाइम चल रहा था। इस समय उन्होंने काफ़ी सारे एनकाउंटर किए, लेकिन जब एनकाउंटर हुए तो बड़ी बात ये कि उनके साथ में कंट्रोवर्सीज़ भी जुड़ी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ जिसमें उनका नाम जुड़ा और कहा गया कि ये जो हैं सिर्फ MQM को टारगेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी थी MQM, तो उसने यहाँ पे अपना आके स्टेटमेंट दिया कि स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं यहाँ पे चौधरी असलम, और ये बताया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड किलिंग्स हैं जो कि स्पेसिफिकली MQM को टारगेट किया जा रहा है इनके द्वारा। काफ़ी सारे एनकाउंटर ऐसे बताए गए जो कि फेक एनकाउंटर किए हैं, लेकिन जो भी काम चौधरी असलम ने इस समय पर किया उसकी वजह से जितने भी गैंगस्टर्स थे या तो वो शहर छोड़कर चले गए, लियारी टाउन छोड़कर चले गए, या फिर
एनकाउंटर में ख़त्म कर दिए गए। अब कंट्रोवर्सीज लगातार चौधरी असलम के नाम के साथ यहीं से जुड़ना शुरू हो चुकी थी। साल 1999 आता है और इस साल एक बार फिर से चौधरी असलम ने MQM को टारगेट किया। MQM का दरअसल एक बहुत ही बड़ा हिटमैन था जिसको पार्टी यूज़ करती थी दूसरे अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपने अपोजिशन के लीडर्स को ख़त्म कराने के लिए। इसका नाम था सौलत मिर्ज़ा। सौलत मिर्ज़ा को चौधरी असलम ने अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया गया था? क्योंकि सौलत मिर्ज़ा ने KSC के मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिद हामिद को असैसिनेट कर दिया था, उनको मार दिया था। तो इसी के चलते चौधरी असलम ने एक जाल बिछाया, पूरा एक इंटेलिजेंस इनपुट उनको काफ़ी सारे मिले इसके लिए, उनके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और बताते हैं कि बहुत लंबा समय काम करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद में उन्होंने सौलत मिर्ज़ा को पकड़ा था। ये वो पॉइंट था जब उन्हें DSP बनाया जाता है। 1999 में DSP पे प्रमोशन हुआ। अब DSP बन चुके थे, लेकिन इसके बाद ये जो अरेस्ट हुआ था सौलत मिर्ज़ा का, बताते हैं इसके बाद उनका एक दफ़ा सस्पेंशन भी हुआ पॉलिटिकल प्रेशर के चलते, सस्पेंड कर दिया गया। खैर 2004 में एक बार फिर से रीइंस्टेट किया जाता है। लेकिन इसी दौरान एक तरफ जब सस्पेंडेड थे चौधरी असलम, तो यहाँ कराची में लियारी के अंदर दो गैंग उभरना शुरू होते हैं। एक था रहमान डकैत का गैंग और दूसरा था अरशद पप्पू का गैंग। ये दोनों गैंग इतने ज़्यादा खुखार थे और रहमान डकैत, अरशद पप्पू खुद इतने खुखार थे कि अपने पास ग्रेनेड रखते थे, AK-47 रखते थे, मशीन गन्स थी, रॉकेट प्रोपेल लॉन्चर्स थे। गैंग वॉर जो होती थी उसमें बाकायदा फिगर्स में बताया जाता है कि कराची में ओवरऑल देखा जाए तो 1400 से 1500, 2000 लोगों तक का आंकड़ा गया है जो कि मारे गए, और इनमें ज़्यादातर सिविलियंस होते थे जो कि क्रॉस फायरिंग में मारे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। इस दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज जो थी MQM और PPP जैसी, वो इन दोनों गैंग का फ़ायदा उठा रही थी अपने वोट बैंक के लिए, इलेक्शन में मसल पावर के लिए। ये सब चीज़ें शुरू हुई। खैर 2004 में जब चौधरी असलम एक बार फिर से रीइंस्टेट होते हैं, उनको अपनी जो पुलिस की जॉब थी वो दोबारा मिलती है। 2005 में आके उन्होंने फिर से अपने इनेक्शन में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। दरअसल उस समय पर पूरे कराची में अभी भी उनकी जो नज़र थी पूरी तरह से लियारी के ऊपर नहीं पड़ी थी। रहमान डकैत को अभी वो पूरी तरह ख़त्म करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र कुछ और ऐसे गैंगस्टर थे जिनके ऊपर लगी हुई थी। इसमें से एक गैंगस्टर था जो कि बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बताया जाता है, शोएब खान। कराची का शोएब खान जो था, पूरा कराची जिससे डरता था। बताते हैं प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाता था, गैम्बलिंग के डेंस थे उसके, ड्रग का ट्रेड उसका ओवरऑल था, पूरा इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड करता था। चौधरी असलम ने साल 2005 में शोएब खान को अरेस्ट किया, और इस ऑपरेशन को चौधरी असलम ने एक चैलेंज लेते हुए किया था एक्सेप्ट। उनको ये चैलेंज दिया गया था सरकार के द्वारा कि इसे पकड़ के दिखाओ, यानी कि शोएब खान को पकड़ के दिखाओ। उन्होंने वादा किया था कि आप चिंता मत करिए, इसे हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे, और एक स्पेसिफिक कुछ दिन बताए थे। उन दिनों में शोएब खान को पकड़ा गया। हर रात को जो मेमन गैम्बलर्स थे उनके अड्डों पर छापेमारी की जाती थी, हर रात को डेंजरस ऑपरेशंस चलाए जाते थे, और जो वादा किया था वो निभाया। फाइनली शोएब खान को यहाँ पे चौधरी असलम ने पकड़ा, और उनके इस ऑपरेशन को देखते हुए ही उन्हें प्रमोशन मिला, SP बना दिया गया था। अब SP बनते हैं। यही था साल 2005 जो अब तक चौधरी असलम लगे हुए थे शोएब खान और बाकी TTP के जो मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। अब उनकी नज़र पड़ी लियारी पे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि लियारी में जो गैंग वॉर बढ़ रहा था, लगातार लोगों के कत्लेआम चल रहे थे, कैजुअलिटीज़ हो रही थी, उनकी वजह से सरकार ने चाहा कि चौधरी असलम को यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, रखा जाएगा, और इसी के तहत लियारी टास्क फोर्स बनाई जाती है, और इसी लियारी टास्क फोर्स का हेड बना दिया जाता है चौधरी असलम को। खबरों में बताते हैं कि जब ये हेड बने लियारी टास्क फोर्स के, इस समय पर ये खबर पूरे लियारी में फैल चुकी थी। लोग ये कहने लगे थे कि अब चौधरी आ गया है। एक वाक़या इस दौरान का बताया जाता है, जब लियारी टास्क फोर्स के हेड बने थे चौधरी असलम, कराची के एक पत्रकार थे, वो चौधरी असलम से मिलने आते हैं और टॉन्ट कसते हुए उनको कहते हैं कि चलिए अफशानी गली चलते हैं जहाँ रहमान डकैत रहता है। जब उस जर्नलिस्ट ने ऐसा कहा तो चौधरी असलम के साथ एक SHO खड़ा हुआ था, उसने ये रिप्लाई देते हुए कहा कि सर अगर वहाँ चलना है तो 15 करीबन आर्म्ड पर्सनल कैरियर ले चलते हैं, अदरवाइज़ हम वापस ज़िंदा नहीं लौटेंगे। इस पर चौधरी असलम का जवाब था कि छोड़ो ये सब, उन्हें पता चलना चाहिए कि चौधरी आ गया है। और इसके बाद उस पत्रकार के साथ चौधरी असलम ने वॉक करते हुए अफशानी गली वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग जब की तो कोई भी फायरिंग नहीं हुई, कोई भी गन शॉट नहीं हुआ, फायर नहीं हुआ। और ये बताया जाता है कि उस समय जब भनक ये पड़ गई थी कि चौधरी असलम यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आ रहा है, तो ये देखते हुए रहमान डकैत अपने साथियों के साथ एवैक्यूएट कर गया था। वो पहले ही बलूचिस्तान भाग चुका था। तो ये जो एक डर था गैंगस्टर्स में, यही चौधरी असलम के नाम को बड़ा बनाता गया पाकिस्तान के अंदर। खैर
रहमान डकैत यहाँ से बलूचिस्तान तो भाग गया था। इस समय चौधरी असलम ने कई सारे अरेस्ट किए, बाकी जो लियारी के गैंगस्टर्स थे उनको अरेस्ट किया, कुछ को एनकाउंटर में मारा। रहमान डकैत के पीछे वो लग चुके थे। बलूचिस्तान के हुब में वो है, उनको पता चला और यहाँ पे उन्होंने जब एक एनकाउंटर रेड की थी रहमान के घर पर, तो बलूचिस्तान के उसके उस घर पे 4 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई। रहमान की तरफ से भी जो फायरिंग हुई उसमें एक पुलिस वाले की मौत हुई, एक सिविलियन की मौत हुई, 2 रहमान डकैत के गैंग के जो लोग थे उसके गिरोह के वो भी मारे गए, लेकिन वो यहाँ से बच के भाग निकला था। रहमान इस बार भी इनके हाथ से बच गया। खैर, ये जो पूरा समय रहा, इस बीच में एक बहुत बड़ा दाग भी लगा चौधरी असलम के ऊपर, क्योंकि साल 2006 में, अगले ही साल, उनका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। दरअसल हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा डकैत था, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, मशूक बुरोही जिसका नाम था। उसे पकड़ने के लिए चौधरी असलम को टास्क दिया गया था, लेकिन उसे पकड़ते समय चौधरी असलम से एक बड़ी भारी गलती होती है और वो मशूक बुरोही की जगह रसूल बुरोही नाम के एक इनोसेंट आदमी की हत्या कर देते हैं, उसका फेक एनकाउंटर कर देते हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ, यहाँ पे ये कोर्ट में केस जाता है, प्रूफ भी हुआ, और इसके बाद में 18 महीने करीबन, यानी कि 1.5 साल के आसपास चौधरी असलम को जेल भेज दिया जाता है, उनको जेल हो जाती है। जब वो बंद रहे जेल में, इस दौरान क्रिमिनल्स को लगा कि एक बार फिर उन्होंने सोचा कि अब चौधरी असलम जेल में है, दोबारा से अपने ऑपरेशंस को शुरू करते हैं, दोबारा से अपना जो आतंक है, क्राइम है, उसको शुरू किया जाएगा। तो रहमान डकैत एक बार फिर से कराची आता है, लियारी पहुंचता है। लियारी में आके उसने फिर से अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। बताया जाता है उस समय पर रहमान के ऊपर 300 से ज़्यादा केसेस हो चुके थे। इस समय वो पॉलिटिकली भी एक्टिव काफ़ी ज़्यादा था। बेनज़ीर भुट्टो जो थी पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, इस वजह से पॉलिटिकली काफ़ी लोगों का करीबी हो गया था। 5 मिलियन की जो बाउंटी थी वो उसके सिर पर रख दी गई थी पुलिस के द्वारा। लेकिन जब दिसंबर 2007 में रहमान ये जो चौधरी असलम थे जेल से बाहर निकलते हैं, इस बार देखा गया कि उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में अब वो ऑपरेट कर रहे थे। उनका तरीका पूरा काम करने का बदल गया था, पहले से ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। साल 2008 में सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन विंग का हेड बनाया जाता है उन्हें, और इस बार उनके टारगेट जो थे वो क्लियर थे। पहला था लियारी गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करना, क्योंकि रहमान डकैत का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पॉलिटिकल उसको बैकिंग भी मिल रही है। और दूसरा था तालिबान, टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ख़त्म करना, उसके जितने भी मिलिटेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनको ख़त्म करना। रहमान डकैत पुलिस के लिए इस समय पर पूरी तरह से डर बना हुआ था, लोग डरते थे उसके नाम से। 2008 के इलेक्शन के बाद ही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने रहमान को पीपल्स अमन कमेटी, पीएसी नाम से एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका लीडर बना दिया था। ये लोग पूरी तरह से उससे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, आसिफ अली जरदारी जो थे खुद, वो रहमान डकैत से सपोर्ट लेते थे, बैकिंग लेते थे। जो मसल होता है, जो बाहुबल लगता है एक चुनाव में, वो लेते थे। पीएसी को पीस कमेटी की तरह बनाया गया था, लेकिन असल में ये पूरी तरह से एक क्राइम सिंडिकेट था। ड्रग सिंडिकेट इसके नीचे चलता था। किडनैपिंग, टॉर्चरिंग, एक्सटॉर्शन के रैकेट चलते थे। 30 से 40 करोड़ रुपए पर डे की इन लोगों की कमाई हुआ करती थी यहाँ से, रहमान डकैत की वजह से। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सब चीज़ें देख भी रहे थे चौधरी असलम लगातार। 2008 में चौधरी असलम ने फुल फ्लेज वॉर जो थी एक तरह से रहमान डकैत को ख़त्म करने की, उसकी शुरुआत की। रहमान के अगेंस्ट कई सारे ऑपरेशन चलाए, उसके ग्रुप के लोगों को टारगेट किया। 2 बार रहमान जेल से यहाँ पे भागा भी है इस बीच में, जब उन्होंने पकड़ा है चौधरी असलम ने। एक बार एक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, उसकी मदद से भागा, और दूसरी बार पैसे देकर भागा, करीबन 5 करोड़ रुपए की घूस दी थी उसने। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन पीपीपी के जो लीडर थे, रहमान चाहे उनके करीबी था, लेकिन अब वो ये सोचने लगे थे कि रहमान अनकंट्रोलेबल हो चुका है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अब वो सांसद का टिकट, एमपीए का टिकट मांगने लगा था। अब उसको चाहिए था कि वो पूरी तरह से क्रिमिनल से एक पॉलिटिशियन बन जाए। और इसी के तहत एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होती है साल 2009 में। आईएसआई के ऑफिसर्स और सिंध गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि रहमान डकैत को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए चौधरी असलम को नियुक्त किया जाएगा। चौधरी असलम के साथ, आईएसआई के साथ, टॉप सिंध पुलिस के ऑफिसर्स के साथ में एक मीटिंग की गई एक होटल में, और उसमें एक कंक्लूजन निकाला गया कि रहमान डकैत को एलिमिनेट करना है। बहुत समय से चौधरी असलम भी इसके पीछे हैं और इसको अब एलिमिनेट करना ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट इस ऑपरेशन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिटिकली कोई भी नाम नहीं आना चाहिए। क्योंकि पहली चीज़ तो पीपीपी में जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है, उन्होंने पहले भी ओपन सपोर्ट दिया था पीएसी को, रहमान डकैत जिसका हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहा था। दूसरी चीज़, पॉलिटिकल फॉलआउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तीसरी चीज़, पब्लिक में उसकी जो मास फॉलोइंग है उसको देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता। तो डिसीजन लिया गया कि पुलिस के द्वारा चौधरी असलम को ये पूरा टास्क दिया जाएगा और वो उसका एक एनकाउंटर करेंगे। इस एनकाउंटर से पहले
ठीक पहले एक टिकट का लालच देकर कि एमपीए के लिए तुम्हें जो टिकट मिलना है, रहमान डकैत को ये कहा गया, उसके बहुत करीबी व्यक्ति से उसको ये कहलवाया गया कि तुम्हें टिकट मिलना है, इसके लिए कराची आ जाओ। जबकि उस समय पर भी चौधरी असलम उसके पीछे थे और वो यहाँ पे आना नहीं चाहता था। 9 अगस्त 2009 को अचानक से ये जो पूरी एक कहानी जो पुलिस के द्वारा बताई जाती है, कराची पुलिस के द्वारा, उसमें ये कहा जाता है कि 9 अगस्त 2009 को एसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट जोन यानी चौधरी असलम जो थे, उनको एक टिप ऑफ मिला। ये टिप ऑफ था कि रहमान और उसके 3 साथी नज़ीर, औरंगजेब और अकील हैदराबाद से कराची आ रहे हैं और लिंक रोड वाया स्टील टाउन ये एंटर करेंगे कराची में। असलम ने रास्ते में एम्बुश लगा के रखा था। जैसे ही बिन कासिम एरिया में ये जो एम्बुश लगा था, वहाँ पे रहमान डकैत की गाड़ी पहुँचती है। चौधरी असलम के साथ उसका सामना होता है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है। और उस गोलीबारी के बाद रहमान ने, चाहे उसके पास AK-47 उस समय पर थी, 3 कलाशनिकोव राइफल थी, हैंड ग्रेनेड्स थे, ये सब चीज़ें उसने यूज़ की, लेकिन इसके बावजूद 5 गोलियां उसको लगी और उसके साथ के साथी जो उसके 4 थे उसके साथ में, वो भी यहाँ पे मारे जाते हैं। रहमान डकैत का यहाँ पे पूरी तरह से अंत हुआ। ये बताया गया इसमें एक और चीज़ ऐड करके बाद में, इस पूरी ये जो रिपोर्ट थी पुलिस की उसमें, कि रहमान जो था उसकी सांसें चल रही थी लास्ट में, लेकिन उसको जब जिन्ना हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ उसकी सांसें रुक गई। पुलिस ने इसको एक जेन्युइन एनकाउंटर दिखाने की कोशिश की थी, एसपी चौधरी असलम ने भी इसी तरह की कोशिश की थी, लेकिन रहमान की फैमिली ने यहाँ पे सवाल उठाया, उसके सपोर्टर्स ने सवाल उठाया कि ये एक फेक एनकाउंटर था। पहले रहमान को अरेस्ट किया गया, उसे कराची जब बुला लिया गया था तो उसको अरेस्ट किया गया था, टॉर्चर किया गया और फाइनली उसको जाके मार दिया गया था। यहाँ पे जो रहमान की वाइफ थी फैजाना, उसने भी ये आरोप लगाया था चौधरी असलम के ऊपर कि एसएसपी असलम ने मेरे पति का मर्डर किया है सरदारी और नबील गबोल के कहने पर। ये सारी चीज़ें चौधरी असलम ने की हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बताते हैं कि एफआईआर का ऑर्डर भी दे दिया था असलम के खिलाफ, चौधरी असलम के खिलाफ, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए। लियारी में प्रोटेस्ट भी हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई उसमें एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट सामने निकल के आया कि जो गोलियां लगी थी रहमान डकैत को, वो बहुत ही नज़दीक से मारी गई थी, यानी यहाँ पे नो क्रॉस फायरिंग पैटर्न दिखाई देता है। मतलब या तो रहमान को जो ऑलरेडी इंजर्ड था उसको पुलिस ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से एग्जीक्यूट किया है, या फिर उसको एक ट्रैप में लेकर बुलाया गया है कराची बुलाने के बाद में उसको एमपीए का टिकट देने के लिए, जो पूरी थ्योरी सामने आती है कि एमपी का टिकट देने के लिए उसको बुलाया और बाद में पुलिस ने पकड़ा, फाइनली जाके एक जगह पर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये एक फेक एनकाउंटर था, ये बताया जाता है रिपोर्ट्स में कराची के अंदर। खैर, चौधरी असलम के ऊपर इसका पूरा इल्ज़ाम लगा, लेकिन ये बात भी साफ थी कि एसपी चौधरी असलम का नाम अब यहाँ से हर एक गुनहगार के या हर एक क्रिमिनल के लिए एक ऐसा नाम बन चुका था कि वो कभी भी उनको अपने सामने देखना नहीं चाह रहे थे। अब रहमान डकैत के बाद उज़ैर बलोच ने उसके गैंग को संभाला, पीएसी का हेड बना, 90% कंट्रोल अपने हाथ में लिया। इधर चौधरी असलम जो थे 2010 से ही एंटी टेरर यूनिट जो थी उसके हेड बना दिए जाते हैं सिंध में। उन्होंने दर्जनों जो टीटीपी के, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट थे, एक्टिविस्ट थे, कई सारे ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स थे जो कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बॉम्ब अटैक करने का प्लानिंग कर रहे थे, इन सभी को अरेस्ट किया। अपने 30 साल के पुलिस करियर में 80 से ज़्यादा ऐसे सस्पेक्टेड टेररिस्ट को किलिंग किए, उनकी जो मोस्ट हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स थे उनको अरेस्ट किया है 50 से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उनके करियर के साथ जुड़ी रहीं। सुपर कॉप की, उनकी पाकिस्तान के टफेस्ट कॉप की एक पोजीशनिंग हो चुकी थी, इमेज बन चुकी थी, कराची का डर्टी हैरी उनको कहा जाता था। लेकिन कंट्रोवर्सीज़ काफ़ी सारी रहीं फेक एनकाउंटर्स की, ये सारी चीज़ों की। और फेक एनकाउंटर्स की जो कंट्रोवर्सीज़ थी उसमें हमेशा नाम आता था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है, तो उसकी हिट लिस्ट में हमेशा ये चौधरी असलम जो है उनका नाम शुमार है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा टीटीपी के ही लोगों को मारा है। वो ये भूल चुके थे कि उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन जो हैं वो उनके करीब आ चुके हैं। इसी के तहत पहला बड़ा अटैक किया चौधरी असलम के ऊपर इस बार टीटीपी ने। नवंबर 2010 में कराची सीआईडी हेडक्वार्टर में ब्लास्ट किया जाता है कार बॉम्ब से। 30 लोगों की जान गई। टारगेट चौधरी असलम थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे बच जाते हैं। अगले साल 19 सितंबर 2011 एक बार फिर से सुबह का वक्त था जब कराची के एक बहुत ही पॉश इलाके डिफेंस फेज़ 8 के अंदर, जहाँ पे चौधरी असलम का एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला बना हुआ था, उस बंगले पर एक ज़बरदस्त धमाका किया जाता है। ये भी टीटीपी का काम था। किया क्या गया कि एक विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी, जिसमें बताते हैं 150-200 किलोग्राम विस्फोटक भरा हुआ था, वो गाड़ी ले जाके एक सुसाइड बॉम्बर सीधा चौधरी असलम के घर के गेट से टकरा देता है। और जब एक धमाका होता है तो 8 लोगों की यहाँ पे जान गई। चौधरी असलम घर के अंदर सो रहे थे, फिर भी बच जाते हैं इस बार भी। ये जो धमाका हुआ इसके कुछ ही मिनट के बाद में, क्योंकि बाहर मीडिया पहुंच चुकी थी और उस मीडिया के सामने चौधरी असलम ने स्टेटमेंट दिया था अपना धूल से सने कपड़ों में
ये कहा था, वो बहुत ही फेमस वीडियो है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इन दहशतगर्दों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इससे डरता नहीं हूँ, मैं अपनी नस्लों को भी इनसे लड़ाऊंगा और इनके सामने झुकूंगा नहीं, मैं इन्हें इन्हीं की ज़मीन में दफन करूंगा। ये जो स्टेटमेंट था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इस पर काफ़ी सारी सुर्खियाँ भी बटोरी इसने। लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि चौधरी असलम सिर्फ बोल रहे हैं, टीटीपी को अब कुछ कर नहीं सकते हैं वो, क्योंकि लगातार वही अब टीटीपी ही है जो उनके ऊपर हमले लगातार कर रही है। खैर ये सब चीज़ें यहाँ से चली। 2012 चौधरी असलम को एक टास्क दिया गया, ग्रैंड लियारी ऑपरेशन, जिसे आप ऑपरेशन लियारी के नाम से जानते हैं। एक पूरा डिटेल्ड एपिसोड आपके लिए किया हुआ है, ये जो मूवी आ रही है धुरंधर, उसकी पूरी स्टोरी के ऊपर ऑपरेशन लियारी को उसमें बताया गया है। आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको रहमान डकैत और ये जो इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है इन लोगों का, वो सब भी पता चलेगा। तो खैर ऑपरेशन को लीड करने के लिए कहा गया। 8 दिन का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन एक फेलियर की तरह ऑपरेशन साबित हुआ, क्योंकि जो उज़ैर बलोच जिसको पकड़ा जाना था यहाँ पे ऑपरेशन लियारी में, वो भाग चुका था ईरान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, नुकसान उठाना पड़ा पुलिस को, ऑपरेशन लियारी फेल हुआ। इस बीच में लगातार चौधरी असलम जो थे, बाकी अदर एक्टिविटी जो थी उनकी, उसमें भी संलिप्त रहते थे, टीटीपी के ऊपर निशाने लगातार साधते ही थे। ब्रेवरी के अवार्ड भी मिले, पाकिस्तान का पुलिस मेडल मिला, कैद आज़म पुलिस मेडल मिला, इसके साथ ही तमगाए इम्तियाज़ उनको उससे भी नवाजा गया। तो ये सारी चीज़ें लगातार चलती हैं। 2013 तक उनको अवार्ड मिलते हैं। 10 करोड़ रुपए करीबन ऐसे मिले थे जो कि इन लोगों के ऊपर जो जितने क्रिमिनल्स को उन्होंने मारा है, पाकिस्तान सरकार ने उन क्रिमिनल्स के ऊपर जो रिवॉर्ड रखा था, तो इतने क्रिमिनल उन्होंने मारे थे कि 10 करोड़ रुपया वो पूरा बनता था जो कि उनको मिला। तो वो यही कहते थे कि ये जो मैंने घर बनाया है वो उसी पैसे से बनाया है। खैर मौत का डर उनको उस समय तक नहीं था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि दुश्मन उनके काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है और दुश्मन ने उनके घर में ही घुसपैठ कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि ये साल 2014 की बात है, जनवरी के महीने की। उनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर कम बॉडीगार्ड, जिसका नाम था कामरान टीटीपी के मिलिटेंट्स के साथ में मिल गया। टीटीपी के मिलिटेंट्स ने उससे कहा था कि असलम के मूवमेंट पर नज़र रखो और हमें सारी जानकारी दो। असलम की फैमिली जो थी इस बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में रहती थी। उनकी जो वाइफ है नौरीन असलम और उनके बच्चे हमेशा खतरे में रहते थे, तो वो उनकी भी हिफाजत करके रखते थे, लेकिन इस बीच में अपनी हिफाजत करना भूल गए। कामरान ने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी, ये जो रिपोर्ट्स में आता है। 9 जनवरी 2014 का दिन था, 51 साल की उम्र थी उस समय चौधरी असलम की। सुबह सुबह उसी दिन उन्होंने 3 सस्पेक्टेड जो टीटीपी के टेररिस्ट थे या ये जो मेंबर्स थे, उनको मारा था, उनका एनकाउंटर किया था। और इसके बाद लियारी एक्सप्रेसवे से वापस आ रहे थे अपने बुलेट प्रूफ कॉन्वॉय के साथ। अचानक से ईसा नगरी एरिया में उनकी गाड़ी के से एक सुसाइड बॉम्बिंग कार जो थी वो आके टकराती है। बॉडीगार्ड, ड्राइवर समेत चौधरी असलम कार के अंदर थे, और जब ये गाड़ी टकराई गई तो बताया जाता है 20 मीटर दूर जाके उन चौधरी असलम की जो हैवीली बुलेट प्रूफ एसयूवी कार थी, गाड़ी थी, वो जाके गिरती है। इस पूरे धमाके के अंदर 4 लोगों की डेथ हुई, जिसमें चौधरी असलम भी शामिल थे। चौधरी असलम को यहाँ पे मारा गया और टीटीपी ने इसकी सामने आके जिम्मेदारी ली थी। टीटीपी का जो मोहम्मद चैप्टर है, उन्होंने तुरंत इसकी जिम्मेदारी ली और एक स्टेटमेंट दिया कि असलम ने हमारे कई सारे लोगों को मारा है, सीआईडी कस्टडी में टॉर्चर किया है, ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है, वो हमारी टॉप लिस्ट में था। इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो पता चला कि असलम का जो ड्राइवर कम बॉडीगार्ड कामरान था, वो इसमें इन्वॉल्व था, इस पूरे प्लानिंग में, और कॉन्वॉय की डिटेल्स उसी ने लीक की थी मिलिटेंट्स को। कराची इन्वेस्टिगेटर जो थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि बिट्रेयल जो अंदर से था। तो ये सारी चीज़ें हुई। उनकी डेथ के बाद कराची में उनकी तारीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ। मौत के बाद में तुरंत बाद जो पीएम थे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा लॉस है पुलिस फोर्स के लिए। 2021 में सीटीडी ने टीटीपी के एक टेररिस्ट को एक पकड़ा जिसने ये कन्फेस किया कि वो इस पूरी प्लानिंग में असलम के मर्डर की शामिल था, और मास्टरमाइंड उसने बताया कि मौलाना शकीरुल्लाह जो है वो इसका पूरा मास्टरमाइंड था, उसी के मदरसे में ये पूरा प्लान बना था। टीटीपी ने ही चौधरी असलम को ख़त्म कराया है। उनकी तीसरी जो एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी थी, उस पर सीआईडी ऑफिस के सामने, पाकिस्तान में जो सीआईडी ऑफिस है उसके सामने की जो रोड है उसका नाम चौधरी असलम शहीद रोड रखा गया है। और सिंध के जो गवर्नर हैं इशरतुल इबाद, उन्होंने उन्हें जो पॉस्टमस सिविल अवार्ड देने की मांग की थी। तो ये एक ऐसे ऑफिसर की कहानी थी कराची पाकिस्तान के। क्यों आपको सुनाई गई? क्योंकि यहाँ पे जो एक मूवी रिलीज़ हो रही है उसमें धुरंधर जिसका नाम है, तो उसमें संजय दत्त का जो किरदार है वो चौधरी असलम का किरदार है दरअसल, और यही वो पूरा ऑपरेशन लियारी दिखाया गया है, जिसमें चौधरी असलम एक तरफ दिखाए गए हैं संजय दत्त के किरदार में, रहमान डकैत को दिखाया गया अक्षय खन्ना के किरदार में। और ये जो पूरा ऑपरेशन लियारी, इस पर एक डिटेल्ड एपिसोड आपके लिए किया गया है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, क्या इसका असली सच है।
आज आपकी कई बार जो रिक्वेस्ट आई, इस बार इस समय मैसेज भी आया इस दौरान में कि चौधरी असलम का जो किरदार है उसके ऊपर एक वीडियो लाइए, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर थे। कैसा वीडियो लगा वो बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।